चलिए बेटा, हम लोग देख रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 1 केमिस्ट्री हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है क्वेश्चंस का वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का सीक्वेंस नहीं है, मिक्स है क्वेश्चन। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में इसे बाइफर्केट कर दिया है। अगर इस नीट अभ्यास 1 में हम लोग इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 45। ये 8 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक क्वेश्चन हैं। ऐसे इसके बाद वाले जो डिस्कशन है उसमें आपको फिजिकल के मिल जाएंगे, कंटिन्यूएशन में मिल जाएंगे और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन के पहले 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने पूछा है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब कभी सेटिंग की बात होती है तो एक चीज़ फिक्स है, क्या? सेटिंग ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है और सेटिंग में आप हमेशा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। 2 चीज़ें मिलती हैं जिन पे सेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक आपसे वो पूछ सकते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है और दूसरा पूछ सकते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी क्या है ना। तो सेटिंग ऑफ पीओपी यहाँ इन्होंने पूछ रखा है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक और आ सकता है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट ना। तो सिमिलर पैटर्न पे है कि अगर आप सेटिंग की बात करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और हाइड्रेशन होता है, वाटर आप डालते हैं ना। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एच। पहला है डिहाइड्रेशन, अभी हम लोगों ने क्या बोला, हाइड्रेशन होना है। दूसरा इन्होंने बोला ऑक्सीडेशन, नहीं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन जैसा कुछ है नहीं। तीसरा इन्होंने बोला है कि कॉम्बिनेशन विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ना, एडिशन ऑफ वाटर हम लोगों ने बोला है। और चौथा में इन्होंने क्या बोला है कि हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर एंड यील्ड अनदर हाइड्रेट। इसी में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं क्या एक्सोथर्मिक होती है सेटिंग या एंडोथर्मिक। तो मैंने आपसे क्या बोला, सेटिंग जब कभी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा 2 चीज़ों के लिए है, या तो पीओपी के लिए होगा या तो सीमेंट के लिए होगा। और दोनों केस में आप क्या बोलते हैं, सेटिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक और सेटिंग में क्या होता है, हाइड्रेशन, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 4th आपका राइट आंसर है। ठीक, अब अगर इस सीक्वेंस को देखें कौन सी रिएक्शन हो रही है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो देखिए पीओपी का ये फार्मूला आपको यहाँ दिया गया है। हम लोगों ने इसमें क्या किया है, वाटर ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर हो गया। इसके बाद आपको क्या मिलता है, जिप्सम। ये जो जिप्सम मिलता है सॉफ्ट है, अभी हार्ड नहीं हुआ है। जब तक ये सॉफ्ट है, अभी आपने पानी इसमें मिलाया है, इसका एक अगला हाइड्रेट बन गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो गए हैं। ये अभी सॉफ्ट है, जब तक ये सॉफ्ट है तब तक इसे नाम देते हैं ऑर्थोरॉम्बिक जिप्सम। कुछ देर के बाद, कुछ समय छोड़ने के बाद जब मॉलिक्यूल्स रीअरेंज कर लेते हैं तो बहुत ही हार्ड मास में कन्वर्ट कर जाता है और तब इसे हम लोग नाम देते हैं मोनोक्लिनिक जिप्सम। तो फाइनली चाहे यहाँ आप देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, केमिकल फार्मूले में यानी इसके फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। जब ये सॉफ्ट है तो इसे नाम देते हैं ऑर्थोरॉम्बिक और जब ये हार्ड हो जाता है तब इसे नाम देते हैं मोनोक्लिनिक। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है 4th। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इन्होंने बोला है द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम, ये क्या रखा है, n-3 दे रखा है, दूसरा O-2 दे रखा है और तीसरा F- दे रखा है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इन आयनिक रेडियाई के लिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं कि जो इन्होंने स्पीशीज दे रखी है इनके आयनिक रेडियाई का आर्डर लिख लेते हैं। आयनिक रेडियाई का आर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो माइनस चार्ज जितना ज़्यादा होता जाता है रेडियाई क्या है उतनी ज़्यादा हो जाएगी ना। इत्तेफाक से यहाँ इन्होंने जो कुछ दे रखा है सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो अब आप सबसे आसान सी बात हो गई क्या, माइनस चार्ज ज़्यादा तो रेडियाई ज़्यादा, माइनस चार्ज कम तो रेडियाई कम। ठीक, आइए देखते हैं। n के ऊपर सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज है, इसका मतलब n-3 की रेडियाई सबसे ज़्यादा हो गई। इसके बाद O-2 है, O-2 की रेडियाई हो गई और सब उसके बाद F- है, माइनस चार्ज ज़्यादा तो रेडियाई ज़्यादा, माइनस चार्ज कम तो रेडियाई कम। ठीक, अब इस सीक्वेंस को आप मैच करवा लीजिए कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद कम, उसके बाद कम। ये कहाँ मैच कर जाता है इसे आप देख लीजिए। 2 ऑप्शन है जहाँ पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एक ऑप्शन नंबर 1 है, एक ऑप्शन नंबर 2 है। आपको ये सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली बोला, इसी सीक्वेंस लेना है। ठीक, तीसरी वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखिए तीसरी वैल्यू यहाँ भी इन्होंने कुछ दे रखा है और तीसरी वैल्यू यहाँ भी दे रखा है। जो 3 वैल्यूज दी गई हैं उसमें फ्लोरीन की साइज क्या है, फ्लोराइड आयन की साइज क्या है, सबसे छोटी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू मैच कर जानी चाहिए उसे आपको देखना है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी की बात करें तो पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और लास्ट वाली वैल्यू फ्लोराइड आयन के लिए क्या होनी चाहिए, सबसे कम ना। और ये ऑप्शन आपको फाइनल कहाँ मिल जाता है, डी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, डी। माइनस चार्ज ज़्यादा तो रेडियाई ज़्यादा, क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
इन्होंने बॉन्ड एंगल का कुछ आर्डर पूछ रखा है। क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ रहे हैं इन कंपाउंड्स ऑफ द टाइप ECl3, सेंट्रल एलिमेंट E है और साथ में 3 Cl लगे हैं सराउंडिंग में। आगे बोल रहे हैं जहां E है क्या क्या, बोरान है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है या बिस्मथ है। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, द एंगल, कौन सा एंगल, ClECl ऑफ द डिफरेंट E आर इन द ऑर्डर। ठीक, पहले जो डिफरेंट है, जो औरों से अलग है उसे अलग कर लेते हैं। तो पहला जो कंपाउंड इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है BCl3। इसके बाद सब एक ही ग्रुप में देखिए, PCl3 इन्होंने दिया है, फिर दिया है AsCl3 और फिर इन्होंने दे रखा है BiCl3। अब अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल पढ़ने के लिए 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, आप जानते हैं 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आइए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है। अगर कोई लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्रिक है इरेगुलर, तो फिर बॉन्ड एंगल यूजुअली जो होना चाहिए वही होगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या आ गया, 120। इन सब में कॉमन बात क्या हो गई, जाइए देखा जाए। इन सब की अगर हम बात करेंगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सब में क्या चीज कॉमन है, एक लोन पेयर ना। और आप बताइए, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर कॉमन है तो तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब में लोन पेयर एक है, तो अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल कम। यानी अगर यहाँ की बात करें तो इन तीनों का बॉन्ड एंगल ये आर्डर आना चाहिए। अब फाइनली हमको इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 है और लोन पेयर क्या है, एक लोन पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से 2.5 लेके बॉन्ड एंगल कम कर देते हैं। तो अगर हाइब्रिडेशन sp3 और यूजुअल बॉन्ड एंगल देखते तो यूजुअल बॉन्ड एंगल क्या होता है, करीब करीब 109। अगर एक लोन पेयर आ गया, बॉन्ड एंगल क्या कर रहे हैं, 2 से लेके 2.5 कम कर दे रहे हैं। अगर 2 भी हम लोग कम करते हैं तो करीब करीब क्या हो गया, 107 के आसपास ना। और अब 107 क्या, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 107 से कम होता जाएगा, राइट। तो फाइनली अब इन सबको हमें एक साथ कंपेयर कर लेना है, राइट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ मिल गया, BCl3 क्या है, 120। उसके बाद इन सब में 107 के आसपास BCl3 होगा और नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आर्डर हमें क्या मिल गया, इसे आइए यहाँ से मैच कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बोरान के बाद फास्फोरस आना चाहिए, ठीक है। फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आना चाहिए और आर्सेनिक के बाद बिस्मथ आना चाहिए। ये एग्जैक्टली सीक्वेंस आपको किस ऑप्शन में मैच कर जाना है, 4th। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 4th इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन्होंने पूछा विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। बेटा जी, मेटल्स में जिन्हें हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते क्यों हैं, कि वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते, फ्री पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्शन करते हैं। और जो वेल नोन नोबल मेटल्स हम लोग बार बार बोलते हैं वो कौन से हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम यूजुअली अगर हम किसी केमिकल से रिएक्शन करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं करते। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन क्या, अगर एक्वारेजिया के साथ इन्हें ले लेते हैं देन रिएक्शन होती है, एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो जाते हैं ना। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से मेटल्स फ्री पाए जाएंगे, मेटल्स की बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, फ्री पाए जाएंगे, यानी उन्हें क्या होना चाहिए, नोबल मेटल होना चाहिए। तो नोबल मेटल में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या लेते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। आइए ऑप्शन तलाश लीजिए। पहले में दिया गया आयरन ना, दूसरे में क्या दिया गया है, गोल्ड, तीसरे में एल्यूमिनियम है और चौथे में क्या दिया गया है, सोडियम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जो मेटल फ्री पाया जाएगा नोबल मेटल्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते, केवल स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। इनके 2 कॉमन से एग्जांपल थे, गोल्ड और प्लेटिनम, और उसमें से एक आंसर आपको दिया गया है गोल्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन प्लस 3 ना। तो आइए आयरन प्लस 3 को देख लेते हैं, पहले कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। अगर हम लोग आयरन की बात करें और बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन की बात करें तो बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन क्या है, 3d6 4s2, राइट। इन्होंने चार्ज क्या लगा दिया, +3, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। यहाँ से आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा, 5। यानी फाइनल अगर +3 आप लगा दे रहे हो तो कॉन्फिगरेशन आपके पास क्या बच गया, 3d5 4s0। अब अगर 3d5 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। हम लोगों ने क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया, यूजुअली आप जानते हो, कुछ नई बात इसमें नहीं है, कि अगर आपको कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर इसके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है ना, तो आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन करते नहीं क्यों, समय बचाना है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है
और आंसर आपका मैच कर जाएगा, आप उठा के देख लीजिए। तो करते क्या है, मान लीजिए अनपेल्ट्रॉन 1 है, मैग्नेटिक मोमेंट से पूछा गया, तो नेक्स्ट होल नंबर के आसपास का डाटा हमें लेना होता है और दशमलव के बाद सबसे छोटी वैल्यू हम रखते हैं 0.73। अनपेल्ट्रॉन 2 है, 3 के आसपास का आपको डाटा चाहिए और अब जो भी पॉइंट के बाद आप दशमलव के बाद पॉइंट लेंगे उसे 0.73 से बड़ा रखना है। तो देखिए अगर 2 हमें लेना है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या रख दिया कि 2.76। 3 है, इसके लिए क्या कर दिया 3.84। 5 है, सॉरी 4 है, इसके लिए क्या कर दिया 4.9। 5 है, इसके लिए क्या कर दिया 5.94। आप अप्रॉक्स ले लीजिए, बिल्कुल आंसर मैच कर जाएगा ना। ऐसा नहीं जो मैंने बोला 5.94 ये कुछ नहीं, आप इसे बदल सकते हो, आप लिख दो 5.97, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी अगर ऐसा हो जाए कि कोई ऑप्शन में दो वैल्यू बहुत क्लोज दे दी है, तब आपको कैलकुलेट करना, अदरवाइज कैलकुलेट करके समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो आयरन प्लस C अगर हमने देखा तो आप बताओ अनपेल्ट्रॉन समझोगे 5, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेक्स्ट होल नंबर के आसपास जाना चाहिए, 6 के आसपास जाना चाहिए। यहाँ से आप तलाश लीजिए 6 के आसपास का कौन सा नंबर दिया गया है 4, यानी आयरन प्लस 3 के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 5.92। और आप इस ट्रिक को देखिए, इतने ऑप्शंस में चेंज होते हैं कि अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तभी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट करके 1 मिनट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो है 4। हाँ, आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ईएन लिगेंड्स के रूप में के लिए इन्होंने दे रखा है स्लेंडर में, तो कोई मतलब नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आइए देख लेते हैं कि जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जब कंडीशंस हम पढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगी, तो उस कंडीशन से मैच करवा लेते हैं और हमें पता चल जाएगा ऑप्टिकल कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, अगर इसे हम कंडीशन से मैच करवाएं तो देखिए कंडीशन क्या दी गई है, मेटल, 3 आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है और फर्दर इधर की अगर आप बात करो तो 2 इन्होंने दे रखा है, ये भी क्या ले रखा है इन्होंने मोनोडेंटेड की बात कर रहा है। तो पहली कंडीशन आपकी हो गई Ma3B2। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अगर यहाँ आप निकाल रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 5। तो पहले यही बात हो गई कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको शो करना है तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या टेट्राहेड्रल होना चाहिए, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा 5, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। सेकंड में कंडीशन की अगर बात करें तो कंडीशन है Ma3B2, सेम है, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है सिस और ट्रांस दे रखा है, देखिए सिस और ट्रांस। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होना चाहिए। इन दोनों की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 5, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों शो नहीं करेंगे। अगले कंडीशन में अगर यहाँ की कंडीशन की बात करें तो क्या दिया गया है MAA, यानी क्या है ये बाइडेंटेड सिमेट्रिकल, और साथ में क्या दिया गया है B2 या C2 A2 कुछ भी आप कर लीजिए, ये कंडीशन दी गई है, बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है ना। अब प्रश्न उठता है सिस और ट्रांस कंडीशन की बात करें, अगर सिस कंडीशन हम लोग ले रहे हैं तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या ट्रांस कंडीशन होगा। ट्रांस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है कि जब आप मिरर इमेज बनाते हो तो मिरर इमेज क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या है कि मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, लेकिन शर्त क्या है सिस कंडीशन होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो हमें राइट आंसर ऑप्शन कहाँ मिल चुका है C। और चौथे में देखिए सेम कंडीशन दी गई है, बस क्या है ट्रांस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि जो मिरर इमेजेस बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी सुपर इम्पोज। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जो राइट आंसर है वो है C। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है कि हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सबसे पहले ये आप देख लीजिए हार्ड वाटर होता क्या है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं वाटर हार्ड कब है, जब उसमें डिजॉल्व साल्ट पाए जाएंगे, किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम के। कैल्शियम मैग्नीशियम के कौन से साल्ट के कारण वाटर हार्ड होता है, तो क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं और कार्बोनेट हो सकते हैं। अब क्योंकि स्पेशली इन्होंने हार्ड वाटर के इसमें पूछा है कि ब्लॉकेज हो रही है हार्ड वाटर के कारण, तो किस साल्ट का डिपोजिशन होगा, तो जो साल्ट पाया जाएगा उसी का तो डिपोजिशन होगा। और मैंने आपसे क्या बोला कि कौन से साल्ट पाए जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के, कौन से, क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट। ओके, आइए ऑप्शन देखते हैं। इन्होंने पहले ऑप्शन दे रखा है इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, दूसरा है इनसॉल्युबल सोडियम साल्ट, सोडियम होता ही नहीं, तीसरा इन्होंने दिया है इनसॉल्युबल फास्फेट, वाटर हार्डनेस में फास्फेट का कोई रोल है नहीं, और
फिर उन्होंने रखा है इनसॉल्वेबल पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम होता ही नहीं। तो फाइनली अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना हो तो वाटर हार्डनेस होती है ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट के कारण। इसका मतलब कभी डिपोजिशन भी अगर हो रहा होगा, किसका हो रहा होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए जो राइट आंसर आपको मिल गया वो कौन है, ए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इन्होंने पूछा द अल्कली मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म द नाइट्राइट्स। अल्कली मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात नहीं करते, उसकी केमिस्ट्री की बात अपने कोर्स में नहीं है। अब इनमें से नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन रिएक्शन करता है, सिर्फ लिथियम। इकलौता अल्कली मेटल में है लिथियम जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन करके क्या बना देता है, लिथियम का नाइट्राइट। बाकी कोई भी अल्कली मेटल डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। प्रश्न उठा क्यों नहीं करते, लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से फ्रीली रिएक्शन करता है ना। तो इसीलिए जितने भी अल्कली मेटल्स हैं इनमें से इकलौता लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, लिथियम का नाइट्राइट ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन करते ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए अगर ऑप्शंस को देखें तो पहले ही ऑप्शन में आपको क्या मिल गया है कि लिथियम डायरेक्टली या नाइट्रोजन से कंबाइन करता है और बनाता है लिथियम का नाइट्राइट। वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, जरा क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। वो आपसे कह रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जिस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम करना है, जरा देखते हैं उसके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं। फर्स्ट CONH2 एसिडमाइड और CHO एल्डिहाइड। अब अगर मोर देन वन डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं तो हमने पढ़ रखा है प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रियोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास है कि फर्स्ट प्रियोरिटी हम एसिडमाइड को देते हैं, ठीक। तो फिर CHO को एज ए साइड चेन काउंट करेंगे, एज ए प्रीफिक्स काउंट करेंगे हम लोग, ठीक। अगर इसको हम एज ए प्रीफिक्स काउंट करेंगे तो जरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को जब काउंट करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो। ऑक्सो। तो अब जरा देखते हैं हम लोग, यहां पर एक साइड चेन लगी हुई है कार्बन की CH3, ठीक। अब जब इसको देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 हेक्स और 6 पर ऑक्सो, तो जरा ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में कहीं हमको ऐसा दिख रहा है 6 पर ऑक्सो, हेक्स, 3 पर इन, 1 पर एमाइड और 2 पर मिथाइल। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, इन द इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ठीक है। जो रिएक्शन हमको दे रखी है, जरा इस रिएक्शन में देखते हैं, एक एसिटिक एसिड दे रखा है, HF दे रखा है, इसने अपना H+ इसको डोनेट किया और यहाँ पर F नेगेटिव ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। अब बोलो इसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है कोई भी अगर H+ डोनेट करता है, ठीक, नोन एज एसिड, तो जो H+ गेन करता है नोन एज बेस, ठीक। दूसरा, जब ब्रांस्टन लोरी थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कभी कोई भी एसिड H+ डोनेट कर रहा है तो उसको H+ को छोड़कर जो भी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, राइट। देखते हैं CH3COH H+ गेन कर रहा है तो ये बेसिक नेचर हो गया, तो ये बन गया एसिड। अच्छा, H+ ये गेन कर रहा है, HF इसको डोनेट कर रहा है तो ये हो गया एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो अब जरा स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में पहला बोला F नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, नहीं, F नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF, राइट। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन आइसोमर्स ऑफ गिवन फार्मूला C4H8। C4H8 फार्मूला देखो, माइंड में कुछ आएगा, अच्छा एल्कीन का फार्मूला है। उसने बोला केवल एल्कीन आपको ऑब्टेन करना है, 4 कार्बन है, आप सिंपल 4 कार्बन को स्ट्रेट बना लो और कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये 1 पर लग गया। नेक्स्ट, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो,
सेकंड पर, ठीक। आप इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी तो लगा सकते हो, देखिए। तो आपके पास एल्कीन, आपके पास 3 बन गए, ठीक। अब हम देखते हैं जरा इसमें, तो 2 3 4 5, तो हमें 3 को टिक नहीं करना, क्यों? हमने पढ़ रखा है कि ये जो एल्कीन है ब्यूटूइन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो होती हैं, तो अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होती हैं तो ये सिस और ट्रांस बनाएंगी, और अगर ये सिस ट्रांस बनाएंगी तो एक्चुअल टोटल कितने हो गए? 4, और 4 ऑप्शन हमको दे रखा है। अगर वो 4 ऑप्शन नहीं देता, दैट्स यू आर सेलेक्ट थर्ड, बट 4 ऑप्शन दे रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा। 9 में आपसे कह रहा है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का फर्मेंटेशन कराना है, ठीक है, और अल्कोहल बनाना है। आपने पढ़ रखा है स्टार्च को अगर हम फर्मेंटेट कराते हैं और अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब हमने पढ़ रखा है एथाइल अल्कोहल बनाना है, तो हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने जब पढ़ा है स्टार्च को जब हम डाइस्टेज एंजाइम के साथ रखते हैं, डाइस्टेज एंजाइम के साथ, तो वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। माल्टोज को फर्दर जब हम डिस्कस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तब वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ जाइमीज, DMNZ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसने हमसे पूछा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू गिव अल्कोहल occurs mainly with the help of, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास एंजाइम दे रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है 2-फेनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव्स। 2-फेनाइल प्रोपीन, आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आई थिंक ऐसा कुछ बनाओगे आप, देखो CH3 CH2, देखिए ऐसा कुछ बनाओगे आप। अब अगर हमें इनको सही से, वो हमसे कह रहा है कि इसका आपको सिंपल HOH कराना है एसिडिक प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप इसका HOH कराओ। आपने पढ़ रखा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज अ टाइप ऑफ EAR मैकेनिज्म। EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मिलेगा, और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन जो मिलेगा तो वहां पर हम सिंपल OH ऐड कर देंगे, और जैसे ही इसके प्रोडक्ट के बारे में हम सोचेंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा CH3OH मीन्स 1 2 3 2-फेनाइल प्रोपेन 2-ऑल। जरा ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन हमको ए में दिख रहा है। ए इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कह रहा है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर, ठीक। जनरली इनके यूज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं, वहां पर देखे जाते हैं कैसे। तो इसका जो यूज होता है वो हर्बिसाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जिन्हें सीड्स वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जरा 17 देखते हैं। वो कह रहा है राइट द करेक्ट IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। आप देखते हो 1 2 3 1 2 3 हमने पढ़ रखा है। जब भी कभी सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर गिवन एंड कंटेन मोर देन 1 डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और बोथ प्रेजेंट है उसमें, और इफ दे आर इन सेम पोजीशन, अगर वो सेम पोजीशन पे हैं तो वी ऑलवेज सेलेक्ट वेयर इज डबल बॉन्ड नियर बाई, जहां से डबल बॉन्ड नियर बाई पड़े, राइट। जरा देखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हो जाएगा, देखिए ठीक। अब 3 पर एथाइल लगा हुआ है और 7 पर मेथाइल लगा हुआ है। 8 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है लॉन्गेस्ट चेन में। तो जरा ऑप्शन देखें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 8 ये दिख रही है, देखिए ठीक। लेकिन यहां पर ऑक्टा लगा हुआ है और आपने पढ़ा है ऑक्टा तब यूज करते हैं व्हेन मोर देन 1 सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन आया, ठीक। जरा देखते हैं, जब हम इसका नाम करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ऑक्ट, ठीक, और हम बोलेंगे 3 इन, राइट, 5 आइन, देखिए, और बोलेंगे यहां पर 3 एथाइल और 7 मेथाइल। अब ऐसा कोई ऑप्शन इसमें चेक करते हैं, कहीं है, देखिए नहीं है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नल भी नहीं है। अब अगर नन ऑप्शन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन को देखते हुए एक कंडीशन और क्या हो सकती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जब इस नाम को हम पढ़ें तो इसका मतलब है काउंटिंग अपोजिट की गई है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी गई है। अच्छा, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास करेक्ट आंसर ये है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसकी अपोजिट काउंटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको टिक कर देंगे कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। बट फर्स्ट वी हैव टू प्रायोरिटी गिव्स टू डबल बॉन्ड। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ऑप्शंस, none option also cannot be present here, so we can select C option, means just opposite counting कर लेंगे कि 1 2 3 और ये देखिए 3 पर आइन और 5 पर इन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है एस्टरडिहाइड कैन नॉट शो, एस्टरडिहाइड क्या शो नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं, एक दिया उन्होंने आइडोफॉर्म। आपने पढ़ा है आइडोफॉर्म हर वो कंपाउंड शो करता है जिसके पास ये ग्रुप होना चाहिए, मेथाइल कीटोन शो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो CH3CH2 इसके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इसलिए आप ये शो करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट सोन बाई एस्टरडिहाइड, ठीक है। अगला उन्होंने बोला लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट का रीजन क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के लिए डिस्कस किया जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना हो तो हमारे पास आता है लुकास टेस्ट। एल्डिहाइड में, कीटोन में कभी डिस्कशन नहीं करते। इसका मतलब है कि लुकास टेस्ट एस्टरडिहाइड शो नहीं करेगा। चलिए और देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। ऑब्वियस बात है जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो सब के सब टॉलेंस रीजेंट, फीलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट देते हैं। इसका मतलब है ये भी टेस्ट देगा और टॉलेंस रीजेंट वाला भी टेस्ट देगा, ठीक। तो वो हमसे कह रहा है कौन शो नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लुकास टेस्ट एस्टरडिहाइड शो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया NAR। आपने पढ़ा है NAR रिएक्शन जनरली कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। जरा देखते हैं, उसने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल क्लोराइड, नहीं ये तो सब्स्टिट्यूशन होता है। एसेंस शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ एस्टरडिहाइड NaHSO3, हाँ ये हमने पढ़ा है। कार्बोनिल कंपाउंड NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके एडक्ट बनाते हैं, व्हाइट प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं और वो NAR रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। ठीक, फिर बोला एल्काइलेशन ऑफ एनी सॉल्ट। एलिफेटिक कंपाउंड जनरली ESR रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड,
डिकार्बोक्सिलेशन का इंटरमीडिएट कार्बोनाइट बनता है। तो कुल मिला के जब भी कभी हम, ये एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक। तो अगर वो हमसे कह रहा है कि NaR बताना है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, एस्टल्डिहाइड का NaHSO3 के साथ रिएक्शन, शो NaR रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जब 29 में देखो क्या कह रहा है हमसे, amongst the compound given, one that would be brilliant color dye in treatment of NaNO2 with dilute HCl। डाइजो टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी एमीन्स पढ़ते हैं कि जितने भी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो सब डाइजो टेस्ट देते हैं। तो जैसे ही 1 डिग्री एमीन, एरोमेटिक एमीन, तो जरा देखते हैं, ये आपके पास 3 डिग्री है, ठीक, ये आपके पास 2 डिग्री है, ये आपके पास 1 डिग्री प्राइमरी एमीन है एरोमेटिक, और ये आपके पास 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन है। और एलिफैटिक एमीन्स डिस्कस नहीं करते, देखिए। तो अब उसने आपसे बोला बाय द एडिशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थेनॉल, मतलब एक तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजो टेस्ट या डाइएजो टेस्ट, ठीक। बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, उसके बाद उसकी डाइज बन जाती है जब इनके साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, ठीक। तो जब इन सबको हम देख रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि प्राइमरी एमीन वो एरोमेटिक होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें, एक ही हमको ऐसा दे रखा है, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, मतलब कहने का क्लियर आंसर या करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है हमसे, 40 में हमसे बोल रहा है नायलॉन 6,6 एंड पॉलीथीन, ये सब हम पॉलीमर में पढ़ते हैं। अच्छा, पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है और नायलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमर है। जरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला उन्होंने को-पॉलीमराइजेशन बायोमोलिक्यूल्स एंड एडिशनल पॉलीमराइजेशन रिस्पेक्टिवली। चलो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड को-पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिस्पेक्टिवली, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एडिशनल पॉलीमर्स रिस्पेक्टिवली, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है जब भी हम पॉलीथीन बनाते हैं तो इथीन के सिंगल मोनोमर को कई बार रिपीट करके उनको ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक तरीके से एडिशनल पॉलीमर, होमोपॉलीमर हुआ। और नायलॉन 6,6 को-पॉलीमर हुआ क्योंकि इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक आपका आता है एडिपिक एसिड और एक आता है हेक्सेन 1,6 डाइमीन, ठीक। अच्छा, इसको बनाने के लिए सिंपल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो आपस में ऐड होते चले जाते हैं। और जब ऐड होते चले जाते हैं तो एक तरीके से ये होता है एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, एडिशन। तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशनल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो कंडेंसेशन वाला हो गया। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में जैसे ही आते हैं तो सी ऑप्शन जो हमको दिखता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक। और नेक्स्ट दिखता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन रिस्पेक्टिवली, सही है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक। चलिए 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, विच वन ऑफ द टू आयोडीन एटम्स विल बी मोर रिएक्टिव। दो आयोडीन आपको दे रखे हैं, देखिए ये दे रखे हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। अब जो आयोडीन हमको दे रखे हैं जरा इनके बारे में देखते हैं। यहां ये भी 1 डिग्री है और जरा यहां ये भी 1 डिग्री है, देखो। लेकिन जरा इसमें स्पेसिफाई है, देखो स्पेसिफाई क्या है, ये जो आयोडीन इससे ऐड है दैट्स कॉल्ड एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक है ये, ठीक। और ये नॉर्मल है 1 डिग्री है, प्राइमरी है, सिंपल। अब हमने पढ़ रखा है कि एलाइलिक, बेंजाइलिक ये SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं। अगर हमसे बोला गया नहीं इनमें प्रायोरिटी बताओ, तो प्रायोरिटी डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है जो उस पर अटैक कर रहा है। अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है दैट्स फेवर SN1, अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है दैट्स फेवर SN2। अब यहां पर उन्होंने न्यूक्लियोफाइल तो मैं दिया नहीं, तो चला देखते हैं। उन्होंने कहा सिंपल आप बताओ कि SN1 SN2 के लिए ये दो आयोडीन में कौन मोर रिएक्टिव है। तो ऑप्शन देखते हैं जरा। फर्स्ट ऑप्शन बोला उन्होंने A विल बी फास्टर देन SN1 इन SN1 बट स्लोअर इन SN2। हमने क्या बोला, बेंजाइलिक, एलाइलिक, SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं, ठीक है।
तो ये तो सही नहीं लग रहा है। जरा देखते हैं इसमें, A will be faster both SN1 and SN2 रिएक्शन, मतलब SN1 SN2 दोनों के लिए A फास्टर होगा, ठीक, क्योंकि दोनों रिएक्शन देता है। अगर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी भी हो तो डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो हमारे हिसाब से ये सही लग रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने बोला A and B will be equally reactive, A and B, तो आप खुद देख लो, ये सिंपल प्राइमरी है और ये एलाइनिक 1 डिग्री है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, राइट। अगला बोला B will be faster, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिंपल है क्योंकि हम लोग बोला एलाइनिक मोर होते हैं ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर हमें लगा वो B is the correct answer of this question. हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एनडीए के अभ्यास टेस्ट पेपर 1 का। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है आपको बताना। पहला ऑप्शन देखिए, इंक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू इंक्रीज, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, ये भी सही है। अब आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर भी प्रोसेस हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही हो गया। पर आपको तो गलत बताना है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि पार्टिकल साइज ऑफ द एब्जॉर्बेंट डज नॉट अफेक्ट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये तो गलत है। पार्टिकल का साइज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही ऑप्शन पूछा गया था। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा क्वेश्चन आपने बच्चों फिजिक्स में जरूर किया होगा। कह रहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैसेस आर टेकन। अब आपको एडियाबैटिक कंपोनेंट्स का रेशियो बताना, यानी गामा का रेशियो बताना। अब जरा देखिए आप बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो होता है 5/3 के इक्वल, और इसी तरीके डाई एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 7/5। आपको एडियाबैटिक कंपोनेंट्स यानी गामा का रेशियो बताना है मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो बच्चों सॉल्व करने पर यह आएगा 25 डिवाइडेड बाय 21, और 25 डिवाइडेड बाय 21 को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.19। ऐसा आंसर आपके गिवन ऑप्शंस में देखिए जरा फिर से, ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। 1 मोल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, यानी 1 मोल गैस को लिया गया और जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। जैसे ही आइसोथर्मल बोला, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करता। अच्छा एक बात देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और क्यू। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी तभी चेंज करती है जब टेम्परेचर चेंज करता है। तो अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू हो गया 0। समझी? इंटरनल एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी व्हिच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया 300 केल्विन, तो इसका मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया 0। अब अगर आप ऑप्शन से देखने को जाएं तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आपको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट लॉ से सॉल्व करें तो डेल्टा ई इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपने कहा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू हो गया 0। जब 0 पुट करेंगे तो Q इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ W, यानी W निकालने और उसमें माइनस लगा दें, वर्क डन निकालकर उसमें एक माइनस साइन इंक्लूड कर दें तो वो Q की वैल्यू हो जाएगी। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2.303 nRT log of
P2 डिवाइडेड बाय P1, log ऑफ P2 डिवाइडेड बाय P1। तो ये देखिए 2.303, 1 मोल गैस है तो 1, R की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो 1 into 2 log of P2 10 by P1 2। आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 965.84। ये वर्क डन की वैल्यू आई। तो वर्क डन में एक माइनस लगा दें, यानी Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा माइनस ऑफ इतनी वैल्यू। तो बताइए, आपने कहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 और Q की वैल्यू आ गई -965। तो अब बताइए ए और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ। आप सभी जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है mv into r। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखी है 3.16 into 10 की पावर -34, ये वैल्यू दे रखी है। आप सभी जानते हैं कि mvr इक्वल्स टू होता है n into h/2 पाई। h की वैल्यू दी पुट कर दें 6.26 into 10 की पावर -34 nh/2 और पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14। यहां से बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 3। यहां से n इक्वल्स टू आ गया 3। अब आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कभी भी आपको एक्साइटेड स्टेट दी हो और ऑर्बिट का नंबर निकालना हो तो एक्साइटेड स्टेट में एक ऐड कर दीजिए। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट कितना हो गया 2, यानी सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का ट्रांजिशन है। और आपसे क्या पूछा है, वेव नंबर। वेव नंबर यानी 1/λ इक्वल्स टू r। हीलियम का एटम है तो Z2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का ट्रांजिशन है 1/3 स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा r4 और ये हो गया 36 और यहां पर आ जाएगा बच्चों 5, तो 9 टाइम्स चला जाएगा। तो कुल मिलाकर 1/λ कोई वेव नंबर कहते हैं, तो वेव नंबर आ गया 5r/9। ऐसा ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन है। अब पहले तो आप बात समझिए, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगुलर वॉइड है और इस एटम की रेडियस r और यहां पर जो रेडियस है मान लीजिए वो स्मॉल r। तो आप सभी जानते हैं ट्रायंगुलर वॉइड होने के लिए जो कंडीशन होती है r/r का रेशियो जो है वो होना चाहिए 0.155। ये होना चाहिए। एक के सेंटर को इसने p नाम दे दिया, एक के सेंटर को q नाम दे दिया है और टोटल डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम बोल दिया है। तो इसका मतलब है कि r + r इक्वल्स टू 2 बोल दिया। स्मॉल r अगर इक्वल्स टू यहां से लिखें तो लिख सकते हैं 0.155r + r इक्वल्स टू 2। तो यहां से सॉल्व कर लें, r कॉमन लेके r in 1.155 इक्वल्स टू 2। r इक्वल्स टू आ जाएगा 2/1.15। ऐसा ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 डेल्टा जी निकालना है आपको गिवन इक्वेशंस की मदद से, और आपको इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालना। मान लीजिए लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए बच्चों,
जो ZNS है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन में लेफ्ट में आ रहा है, जबकि गिवन में राइट साइड आ रहा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रिवर्स किया गया होगा। अच्छा, रिवर्स किया गया होगा तो इसका मतलब है कि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा या इसका साइन चेंज हो जाएगा, और SO2 यहाँ पर आ रहा है, SO2 यहाँ राइट साइड है, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो इसका मतलब फर्स्ट सीधी सीधी बात करें तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है और सेकंड इक्वेशन को सेपरेट करना है। और ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट का डेल्टा जी आपको दिया हुआ है -544, थर्ड का डेल्टा जी आपको मालूम -480, सेकंड का दिया था -293, पर साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +293। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -731। ऐसा ऑप्शन बच्चों गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 सॉलिड स्टेट सवाल है। बीसीसी लैटिस के बारे में बात कर रहा, थोड़ा समझते हैं बीसीसी लैटिस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, पहली बात तो बच्चों ये है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कॉर्नर पर एटम्स होते हैं और कॉर्नर के अलावा एक एक्स्ट्रा एटम सेंटर पर होता है। इसके अलावा एक खास बात और है, जैसे मान लो एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा और एक एटम यहां होगा, यानी 3 एटम्स। ये जो डायगोनल है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होते हैं। तो मैंने 2 बातें बताई, सारे कॉर्नर पर एटम, एक एक्स्ट्रा एटम बॉडी के सेंटर पर, और एक बॉडी डायगोनल के अलोंग सारे एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। खैर, मान लिया आपने एच की लेंथ जो है a है, ऐसे बेटा यहां पर भी एक कॉर्नर पर एटम होगा, क्योंकि हर कॉर्नर पर रहना और एक बॉडी के सेंटर पर। तो द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड, एज लेंथ का वो परसेंटेज वाला पार्ट जो कवर्ड नहीं है एटम से, तो कितना कवर्ड है? अगर इसकी r मान ले, रेडियस इसकी r मान ले, तो कितना कवर्ड है? देखिए 2r, और टोटल कितना? a। अब r इक्वल्स टू बीसीसी में होता है √3a/4, तो r की वैल्यू रख ले, तो 2 × √3a/4 अपॉन a। जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा √3/2, है ना? इतना पार्ट कवर्ड आया, 2r कवर्ड वाला पार्ट था जो एटम्स ने घेर रखा है, और a टोटल पार्ट था, तो इतना पार्ट कवर आया। तो जब इसको परसेंट में निकालेंगे तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 86 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा। तो इतना पार्ट बच्चों कवर्ड है, एज लेंथ का इतना पार्ट एटम्स के द्वारा कवर्ड है। तो कितना पार्ट अनकवर्ड है? 100 में से माइनस ना कर दें क्या? तो 100 माइनस समथिंग, सो यू विल गेट करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू होता है I × C RT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, I × C × RT। अब समझिए, कंसंट्रेशन C दिया हुआ है 0.1 और pH दे रखा है 10-12, तो इसका मतलब है कि POH कितना हो गया? POH हो गया 2, और अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालें तो वो हो गया 10⁻²। ठीक, तो बेस है, तो जो डिसोसिएटेड OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई वो 10⁻²। तो अगर आप यहां से अल्फा निकाल लें तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया 10⁻², डिसोसिएटेड पार्ट की कंसंट्रेशन और अनडिसोसिएटेड की 0.1, तो सीधा आ गया 10⁻⁻1 यानी 0.1 आ गई अल्फा की वैल्यू। अल्फा मालूम पड़ गया, क्या अल्फा से आई निकल आएगा? बच्चों डिसोसिएशन के केस में आई निकालने के लिए 1 + अल्फा टाइम्स n-1। ठीक, अब समझिए जरा,
जब बेस डिसोसिएट हो रहा होगा BOH, B+ और OH- में, यानी कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू हो गई 2, तो 1 + 0.1 इंटू 2 - 1 हो गया, तो I = आ गया 1.1। तो देखिए I आ गया 1.1, C दिस इज 1.1, C 0.1 और RT को ऐसे रखना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 1.1 into 0.1, this will be 0.11 RT. So correct answer in question number 32 is option number C. आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। आपको 3 सेल दी हुई हैं और आपको निकालना है ई सेल का ऑर्डर। पहली सेल जिंक कॉपर की, दूसरी जिंक और सिल्वर की, और तीसरी कॉपर और सिल्वर की। आप E0 सेल का आप बेटा E0 सेल का फॉर्मूला जानते होंगे कि E0 सेल इक्वल्स टू होता है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। जो राइट में होता है वो कैथोड और जो लेफ्ट में होता है वो एनोड। तो देखिए अब ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कुछ लोग E0 सेल के लिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि E0 सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अब कैथोड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पहली वाली सेल में 0.34, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपको दिया रिडक्शन पोटेंशियल, तो -0.76 दिया तो ये हो जाएगा +0.76। इस तरीके आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके यहाँ आप सिल्वर का पोटेंशियल, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा, वैल्यू दी है 0.8 और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर ये हो जाएगा 0.76। थर्ड वैल्यू सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो वो दिया है 0.8 और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये हो जाएगा -0.34। देखना है आपको तीनों केसेस में आप कुल मिलाकर E0 सेल की वैल्यू का निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किस केस में ज्यादा आ रही है। तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा सेकंड में, फिर फर्स्ट में और फिर थर्ड में। ऐसा ऑप्शन बेटा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 35, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन। आपको करंट 1 एम्पियर की करंट दी है 30 मिनट के लिए, चार्ज निकालने। Q इक्वल्स टू होता है बच्चों I into T, आप जानते ही हो, करंट 1 एम्पियर। टाइम 30 मिनट दिया तो ये तो था 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, इतने सेकंड आ। अब देखिए आपको निकालना है कि कितना मास डिपॉजिट होगा, तो इतना चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करें, तो ये 1 into 30 into 60, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 35.5 डिवाइडेड बाय 96,500। तो ये एक्चुअली 1800 कूलम आया, तो 1800 कूलम into 35.5 डिवाइडेड बाय 96,500। फैराडेस लॉ का हमने फॉर्मूला लगाया, आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.66 मोल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, रेजोनेंस एनर्जी इसमें कैलकुलेट करनी है बेंजीन की। पहले तो आप समझिए बेंजीन का मान लीजिए ये फॉर्मूला हुआ, तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स हैं? आप देखिए 3 जो है वो कार्बन और कार्बन के जो है डबल बॉन्ड्स, ठीक बात। अब 3 कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स प्लस 6 जो है कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स हैं।
तो जो आप थ्योरेटिकल एनर्जी दी है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन, यानी बेंजीन को डिसोसिएट करने में इतना एनर्जी लगती है, कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट करेंगे पेन और पेपर से, आप कैलकुलेट करिए तो 3 इंटू डेल्टा एच कैलकुलेटेड, 3 इंटू डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए दिया था 615 प्लस 3 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की 347.3 और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 416.2। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड आपके पास आएगा अराउंड 5384, इतना आया कैलकुलेटेड। अब समझिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी जो निकालने का तरीका होता है वो होता है डेल्टा एच थ्योरेटिकल, ये आपको सवाल में दिया रहता है, और डेल्टा एच कैलकुलेटेड जो आप निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां हो जाएगा 5335 माइनस 5384, और आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -49। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -49.1 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 37, केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से एक बेहद आसान सा सवाल था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 की पावर 1, और इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन दे रखी थी NO2 की दी थी तो 1.2 का होल स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 4.8 इनटू 10 की पावर -2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। आसान सा फंडा लगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको दी थी। बेहद आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्यूशन चैप्टर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह रहा है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड का एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। ऐसा बेटा ए और बी अगर दो लिक्विड्स हैं और आपने उनका मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ए से भी कम है और बी से भी कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर दोनों से ज्यादा हो गया, तो हम कहते हैं ये तभी होता है जब सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है कि दिस सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। आपने पढ़े होंगे सॉल्यूशन में 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड, और वो सॉल्यूशंस जो कोई डेविएशन नहीं शो करते, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 39, केमिकल काइनेटिक्स पर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। इसका रेट लॉ दिया है और रेट कांस्टेंट के कह रहा है, अगर कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट कांस्टेंट पर क्या होगा। बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये जो रेट कांस्टेंट के है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर वैरी करता है, यानी अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेट कांस्टेंट विल रिमेन सेम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41, रेडॉक्स का एक बहुत आसान सा सवाल। देखिए यहां पर आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लगाए जाए ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। ये हो गया -1 चार्ज यहां पर, देखिए यहां -1 यहां +2, तो टोटल चार्ज +1। बताओ लेफ्ट में -1 का चार्ज है, राइट में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ना करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, तो वैल्यू हो गई। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41 इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है डाइक्लोरोमीथेन और वाटर को अगर
यूज किया जाए तो इनमें से कौन सी बात सही है? अब जरा समझिए, जो डाइक्लोरोमीथेन है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, आपको पता है? अच्छा, जिसकी डेंसिटी यानी जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, तो DCM विल बी यानी डाइक्लोरोमीथेन विल बी लोअर लेयर एंड वाटर विल बी अपर लेयर। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें, मैंने बताया DCM की डेंसिटी कम होती है तो उसकी लेयर नीचे रहेगी, वाटर की डेंसिटी DCM की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसकी लेयर नीचे रहेगी, और वाटर की डेंसिटी कम होती है तो उसकी लेयर ऊपर रहेगी। ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इसमें कहा गया है 0.5 मोल आपको हाइड्रोजन दी हुई है और आपको 1 मोल हीलियम दी हुई है, और आपको इन गिवन ऑप्शंस में चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर 0.5 मोल हाइड्रोजन हो और 1 मोल हीलियम हो तो क्या इनके फ्यूजन रेट्स इक्वल होंगे? आप सभी जानते हैं बच्चों, किसी गैस के डिफ्यूजन का रेट उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि इन दोनों गैसेस का मोलर मास अलग अलग है तो डिफ्यूजन के रेट सेम नहीं हो सकते। अब आते हैं इक्वल वॉल्यूम पर। चूंकि मोल अलग अलग है और आप जानते हैं कि मोल्स अलग अलग हैं तो दोनों गैसेस के वॉल्यूम भी अलग अलग आएंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, हैव इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड्स। चूंकि दोनों का मास अलग अलग आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल का 3/2 RT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो बच्चों हम फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं 3/2 टाइम्स KT। यहाँ पर K जो है वो R/NA, और इस कांस्टेंट को आपको याद होगा हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और सवाल में पहले लिखा हुआ STT की कंडीशन, यानी दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 5 ग्राम एसिटिक एसिड को बच्चों इस क्वेश्चन में 1 लीटर यानी कि 1000 ml इथेनॉल में डिसॉल्व किया गया। तो आपको समझ में आ रहा है एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और इथेनॉल सॉल्वेंट। और फाइनली आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। आप सभी जानते होंगे मोलैलिटी को स्मॉल लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट बच्चों ग्राम में है तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 और आ जाता है। सॉल्यूट का वेट आपको दे रखा है 5 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलर मास आप निकाल लेंगे, एसिटिक एसिड का मोलर मास आएगा 60। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट और चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पुट कर दें तो आपको स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए बच्चों आपको डाटा दिया हुआ है। आपको पहले तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया 1000 ml और साथ ही साथ सॉल्वेंट की डेंसिटी दिया। तो बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से हम वेट निकाल लें तो ये हो जाएगा 0.789 इंटू 1000 ml। ये वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करने पर पाएंगे जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी स्मॉल m इक्वल्स टू 0.10 क्या रहा। तो आइए देखते हैं हमारा गिवन ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही है। तो ऐसा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 सॉल्ट को मिलाया गया और मिलाने के बाद Ba+2 और SO4-2 की कंसंट्रेशन पूछ रहा है आपसे। अच्छा देखिए जरा, अगर हम यहां से देखें मोल ऑफ सल्फेट, मोल ऑफ सल्फेट इक्वल्स टू देखें, मोल इक्वल्स टू होता है बच्चों मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और जब हम वॉल्यूम ml में रखते हैं
तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ml में आते हैं मिली मोल्स। तो मोलैरिटी 0.2 और वॉल्यूम ml में रखा, ये हो गया 20। अच्छा, इसके 1 मोल में सल्फेट का 3 मोल है। अभी तो ये मोल अल्युमिनियम सल्फेट का आया ना, पर हमको सल्फेट का चाहिए, क्योंकि 1 में 3 है, तो सल्फेट के लिए आपने कर दिया 370 का है, तो 12 मिलीमोल आ गए। इसी तरह के बच्चों देखिए आप बेरियम आयन के मोलैरिटी 0.6 इंटू वॉल्यूम 20 और 1 मोल में 1 मोल है बेरियम का इंटू 1, यानी कि 12 मिलीमोल आ। अब आप समझिए Ba+2 के भी 12 मिलीमोल हो गए, इसके भी 12 मिलीमोल हो गए और इसके भी 12 मिलीमोल हो गए। 1 मिलीमोल से सिलेक्ट करता है। बताओ 12 मिलीमोल जब 12 से कंबाइन करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, अब सारा का सारा सॉल्ट बन जाएगा, BaCl2 यानी प्रेसिपिटेट बना देंगे। जब 12 मिलीमोल बेरियम आयन के 12 मोल क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेंगे तो सारा का सारा सॉल्ट बना देंगे और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा। तो पूछा आयनिक फॉर्म में कितनी कंसंट्रेशन में। बहुत अच्छा सवाल था, बच्चे आंसर्स निकाल सकते हैं, बच्चे तो सीधे आंसर्स मैच करेंगे, क्योंकि सारा का सारा Ba+2 और Cl- BaCl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आयन की कोई कंसंट्रेशन नहीं रही। सो करेक्ट आंसर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम और सल्फेट आयंस। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। अच्छा बेटा, अगर यहां से लिखें रेट की इक्वेशन, R इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2, यानी कि जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है dI2 अपॉन dt, ये कैलकुलेट करना। अब देखिए रेट की इक्वेशन लिखे तो -1/2 d ऑफ I माइनस बाय dt इक्वल्स टू d ऑफ I2 बाय dt। अब देखिए कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन I माइनस की जो थी वो कितना थी 0.20, तो माइनस हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 थी, और फाइनली 20 मिनट बाद वो कितनी हो गई 0.18। तो ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, टाइम 20 मिनट्स, तो 20 इक्वल्स टू हो गया dI2 बाय dt। अब बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि आपको यही कैलकुलेट करना है dI2 बाय dt। जब बच्चों आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻⁴। सो करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। देखिए बच्चों कह रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ 4 आवर्स, तो कह रहा है 24 आवर बाद कितना बचेगा। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, कैसे करेंगे जरा देखिए। तो ये 200 ग्राम था, यानी कि 4 आवर के बाद 4 आवर यानी पहली हाफ लाइफ के बाद जस्ट हाफ बचेगा 100, अगले 4 आवर के बाद ये बचेगा 50, 4 4 8 हो गए, अगले 4 आवर के बाद ये बचेगा 25 हो गए 12, अगले 4 आवर के बाद ये बचेगा 12.5, अगले 4 आवर के बाद ये बचेगा 6.25। अब देखिए 4 4 8 12 16 20 आवर्स हो गए, अगले 4 आवर्स के बाद बच्चों फाइनली ये बचेगा 3.125। और आपसे पूछ रहा था कि 200 ग्राम का एक आइसोटोप लिया, अगर उसकी हाफ लाइफ 4 आवर है तो 24 आवर के बाद वो कितना बचेगा। तो 24 आवर के बाद बच्चों एग्जैक्टली वो बचेगा 3.125। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे बच्चे ने जिन्होंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया होगा, इस पेपर को लैंग्वेज देखकर ही छोड़ दिया होगा। आइए देखते हैं क्या था। द मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2। पहली बात तो किसी कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया गया, यानी कि H2 और O2। आगे कह रहा है जो जो सवाल कहता जाए वो करते जाइए। इज अलाउड टू रिएक्ट
रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है H2, ठीक है। इस रिएक्शन को कर लीजिए बैलेंस, तो आपने बैलेंस कर लिया तो यहाँ 2 आ गया, तो 2H2 plus O2 gives H2, 2H2 को कर लीजिए। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। is allowed to react to form water which is completely removed to leave only pure hydrogen, ठीक। अब जरा आप ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए कि इसका प्रेशर शुरुआत में x था, चूंकि बच्चों टोटल प्रेशर 1 दिया है, तो बताओ इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, इनिशियली 1 माइनस x, और वाटर तो लिक्विड है, वैसे भी वाटर होगा नहीं और लिक्विड के कारण कोई प्रेशर नहीं होता। अब जरा देखिए, तो अब ये लोग रिएक्ट करेंगे, कह रहा सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, नहीं सिर्फ हाइड्रोजन बचा, तो इसके कारण प्रेशर मान लीजिए 0 हो गया। तब इसके x मोल खर्च होते हैं तो इसके 2 गुने खर्च होते हैं 2x, तो बताइए फाइनली कितना बचेगा, 1 माइनस 3x, और ये बन जाएगा 2x, पर इसके कारण कोई प्रेशर होता नहीं। अब फाइनली आप देखिए, कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर हाइड्रोजन के कारण बचा वो हो गया 0.35, तो 1 माइनस 3x इक्वल्स टू हो गया 0.35। यहां से सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो बेसिकली ये हो गया 1 माइनस 0.35 इक्वल्स टू 3x, तो ये हो गया 0.65 equals to 0.6/3 equals to x, तो ये x की वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो अराउंड ये वैल्यू आएगी 0.2 समथिंग वैल्यू आएगी बच्चों, तो यानी 1 माइनस x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस 0.2 अराउंड 0.78 आएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A part, which is 0.78. क्वेश्चन नंबर 18 इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये एक रिएक्शन दी थी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ था। अब कह रहा है HBr इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, और बच्चों अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो बनेगा H2 और Br। अच्छा, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/1.6, 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो बेसिकली हो गया 10 की पावर -5, अच्छा 10 की पावर -5 के ऑर्डर का, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों बहुत कम है। और आपको मालूम है कि जितना कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टेंट स्टेबल, तो यानी यहां पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। अच्छा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी यानी HBr यहां बहुत स्टेबल होगा। अब स्टेबल होगा तो वो टूटेगा ही क्यों, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में। पहले प्रेशर जो दिया था HBr का वो 10 दिया। अच्छा बताओ, जब ये डिकम्पोज करेगा ही नहीं तो इसका मतलब इसी फॉर्म में रहेगा, तो क्या प्रेशर भी 10 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेबल है। वही लिखते हैं गिवन आंसर्स में से कौन सा आंसर सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, √L इंटू L+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू 0 होती है, S के लिए 1 होती है, P के लिए 2 होती है, D के लिए। तो यहाँ D सब सेल की बात कर रहा, तो आप रख लीजिए √2 इंटू 2+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π, तो ये हो गया √6 इंटू h/2π। तो √6 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी।
So correct answer is option number C. Let's have a look at question number 20. Solubility के कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था. कैल्शियम फॉस्फेट यानी Ca3PO4 whole twice. जब ये आयनाइज करेगा बच्चों, तो आयनाइज करेगा कैल्शियम आयन में, यानी 3 ऑफ कैल्शियम आयन और ट्वाइस ऑफ फॉस्फेट. अब कह रहा है कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी W ग्राम है पर 100 ml में, चलो मोलैरिटी इधर देख लेते हैं. मोलैरिटी बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ml में दिया 100 ml इनटू हमने कर दिया भैया 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? ये आ गया 10W डिवाइडेड बाय m. ये आ गई मोलैरिटी. यहाँ पर वेट W है वेट और m है मॉलिक्यूलर मास. अब आप देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी अगर 3s और इसकी सॉल्युबिलिटी 2s. बच्चों आपको दिख रहा है ये 3:2 टाइप का सॉल्ट है, और 3:2 सॉल्ट के लिए KSP इक्वल्स टू आता है 108 s टू द पावर 5. s की जगह हम ये रख सकते हैं अब बच्चों 108 को आप समझ सकते हैं अराउंड 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5 यहां से आ गया और 10 की पावर 2 यहां से आ गया. W/m को तो ऐसे ही रखना है, तो आपको पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर में 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 अराउंड 10 की पावर 7 आएगा. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी.